ये बात हमारी डिस्कस होने की बाकी थी कि पेयर्स ऑफ इंटीजर आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, इसके लिए यहाँ नीचे नोट भी दिया है। टू इंटीजर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम if their GCD is 1, greatest common factor is 1। तो उसका एग्जांपल भी दिया है, देखो 12 और 25। अभी देखो इसमें 12 के फैक्टर से 2 2 3 1, 25 के 5 5 एंड 1। तो कॉमन फैक्टर एक ही है 1 एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट। So GCD is 1, so they are relatively prime 12 and 25। तो रिलेटिव प्राइम प्रूव करना है मतलब वैसे जीसीडी कैलकुलेट करना है और जीसीडी 1 आएगा। मतलब जब ऐसा बोलते हैं कि शो दैट दे आर रिलेटिवली प्राइम, तो उसमें हिंट पहले से मिला है कि आंसर 1 आने वाला है, दैट्स इट। ठीक है ना। तो इतने सारे प्रॉब्लम तुम लोग जो भी हमने सॉल्व किए, इसमें से मुझे लगता है पहला किया, दूसरा किया, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये 1 3 5 7 एंड 1 1 1 6 तो यही ऊपर सॉल्व किया है, तो 3 तो सॉल्व ही हुए, तो बाकी ये 2 और यहाँ का एक, 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो, ट्राई करो, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन है ऐसा जीसीडी वाला 6 मार्क का एग्जाम में आने वाला है, कितनी बार बोल रहा हूँ मैं। तो उस तरह से प्रैक्टिस करने है। किसी को कुछ डाउट है? नहीं है डाउट, जाएंगे आगे। उसके आगे की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज नॉट रैशनल। रैशनल मतलब क्या? नंबर रैशनल है मतलब इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो p by q, p upon q where p and q are integers and q not equals to 0। ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है तो रैशनल होता है। हमको प्रूव करना है कि वो रैशनल नहीं है, तो ऐसे फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है p by q फॉर्म में। लेकिन हम लोग फिर से यहाँ यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो प्रूव करना है उसका अपोजिट कंसिडर करने का, एज्यूम करने का कि वो सही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो देखने का। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल ट्रूथ जो है, फैक्ट है, वो गलत हो रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है ऊपर वो गलत हो रहा है, इसका मतलब उसका अपोजिट सही है। मान लो कि हमने यहाँ कंसिडर किया √3 रैशनल है, तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा आगे। सम मैथमेटिकल फैक्ट विल बिकम फॉल्स। तो हम लोग मानेंगे कि हमने माना √3 रैशनल, ये रॉन्ग है, मतलब √3 इज नॉट रैशनल। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अभी देखो यहाँ क्या किया कि इफ पॉसिबल सपोज दैट √3 इज रैशनल। √3 is rational means √3 is p upon q where p and q are integers, q is not equal to 0 and p and q का जीसीडी 1 है। मतलब ये ऊपर जो हमने रेशियो लिखा है p by q, उसमें p and q में कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो कॉमन फैक्टर कट करके p and q के कॉमन फैक्टर 1 बना दिया है, जीसीडी 1। अभी अगर √3 p अपॉन q है तो दोनों साइड का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 होगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। 3 इज p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो होगा p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर इज 3q स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। 3 डिवाइड p स्क्वायर और p इज अ प्राइम नंबर, so 3 डिवाइड्स p। 3 इज अ प्राइम नंबर। यूक्लिड्स लेमा बोलता है कि if 3 divides ab then 3 divides a or 3 divides b। Now here it says 3 divides p square and p into p, that means 3 divides p or p means 3 divides p। Now if 3 divides p means p is multiple of 3, so 3k suppose, where k is an integer, फिर से उसका स्क्वायर कर दिया, p square equals to 9k square हो गया। तो 9k square equals to 3q square हो गया इधर। यहाँ देखो
पी स्क्वायर इक्वल टू 3q² है, बट पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, पी इज 3k, तो 9k² होगा। सो 9k² इक्वल टू 3q² होगा। यहाँ पर थोड़ा सबको डाउट आता है हमेशा, तुम लोगों को अगर आ रहा है तो पूछ लेना मुझे। इधर लिखा भी है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन 1, ये इक्वेशन में p का क्या वैल्यू है, 3k सब्स्टिट्यूट किया, तो 3k² मतलब 9k², 3k होल स्क्वायर। फिर दोनों साइड में 3 कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 3k² इक्वल टू q² हो गया। 3k² इक्वल टू q² हो गया, इसका मतलब हो गया q² इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3k²। q² इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 डिवाइड्स q²। 3 डिवाइड्स q² मतलब वापिस से यूक्लिड्स लेमा, 3 डिवाइड्स q, एंड 3 डिवाइड्स p एंड 3 डिवाइड्स q, ये दोनों रेड कलर में लगा है, इसका मतलब दे हैव अ कॉमन फैक्टर 3, which will be wrong because common factor of p and q is considered as 1. So whatever we have considered that root 3 is rational is wrong. So root 3 is not rational. है किसी को कुछ डाउट देखो? नहीं? अगर नहीं है तो ये सेकंड सम भी थोड़ा पढ़ते जाना। नहीं, सेकंड सम मैंने सॉल्व नहीं किया, तुम लोगों के लिए रखा है। प्रूव दैट रूट पाई इज नॉट रैशनल, सेम ही तो है ना। रूट पाई इज नॉट रैशनल, तो हम लोग मानेंगे रूट पाई इज p बाई क्यू, so pi is p² by q², so p² is 5q², so pi divide p², so pi divides p, pi divides p means p is 5 into k, so उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर हो जाएगा 25k² इक्वल टू πq², पाई कट हो जाएगा, फिर πk² इक्वल टू q², so pi divides q², so 3 divide pi divides q, pi divides p and q, so p and q का जीसीडी 5 हो जाएगा, which will be wrong. So root pi is not right. ऐसे कितने भी सम में कर सकता हूँ, रूट 3 नॉट रैशनल, रूट 5 नॉट रैशनल, रूट 7 नॉट रैशनल, रूट 11 नॉट रैशनल, रूट 13 नॉट रैशनल। मेनी एग्जांपल्स आई कैन मेक ऑफ दिस। ओनली 3 की जगह दूसरे नंबर्स लिखने हैं मुझे, रैशनल इंटीजर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अभी पांचवा क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग है। प्रूव दैट द जीसीडी ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज 1। कोई भी सक्सेसिव दो इंटीजर्स लेंगे तो उनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, ये तो पता है हमको। समझो हमने लिया 3 और 4, तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के सिवा कोई नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। या 10 एंड 11, 1 आएगा जीसीडी। 100 एंड 101, 55 एंड 56, 201 एंड 202, कोई भी दो इंटीजर ले लो सक्सेसिव, उनका कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा, जीसीडी 1 रहेगा। लेकिन अभी ये थियोरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? एग्जाम्पल लेके मैं ऐसे कितने एग्जाम्पल ले सकूं, देर आर इनफाइनाइट एग्जाम्पल, तो कैसे प्रूव करेंगे? सो कंसीडर एनी टू इंटीजर्स n एंड n प्लस 1। इसका क्या मतलब हो गया, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, एक इंटीजर लिया समझो 5, तो नेक्स्ट वाला कौन है? अरे एक इंटीजर मैंने 5 कंसीडर किया, तो नेक्स्ट इंटीजर कौन है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन सा है 5 के बाद? नहीं, कोई नहीं बताता 5 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है। कितने 6। लोगों में 6 आता है, कैसे पता किया, कैसे मालूम हो गया 5 के बाद 6 आता है? +1। हाँ, +1 किया, 10 के बाद 11। तो n के बाद n+1। वही हम लोगों ने लिखा, कंसिडर एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स n एंड n प्लस 1, सपोज n इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो अभी इन दोनों का जीसीडी मालूम नहीं समझो तो डी कंसिडर किया, तो हमको प्रूव करना है कि डी 1 है। अभी डी इज देयर जीसीडी, सो डी डिवाइड बोथ, डी डिवाइड्स n एंड डी डिवाइड्स n प्लस 1। अभी इतना तो तुम लोगों को याद रहा होगा, जीसीडी का डेफिनेशन में पहला कंडीशन वही है, इफ डी इज द जीसीडी, डी डिवाइड्स बोथ, so d divides n and d divides n plus 1. Now when d divides two integer, it divides their difference, so n plus 1 minus n also divided by 3, sorry d.
सो डी n प्लस वन माइनस एन कितना होगा, 1 होगा. सो डी डिवाइड्स 1. लेकिन तुम लोगों को मालूम है कि विच इंटीजर कैन डिवाइड 1, 1 और -1. So d must be 1 or -1. But being a GCD, it cannot be negative. So d is positive. So d is 1. So d is 1 means GCD is 1. So what is the GCD of n and n plus 1? 1. Like that, if you take any two conjugative integers, their GCD must be 1. समझ रहे है इंटरेस्टिंग. अब ये इसके बाद का सम और इंटरेस्टिंग है. So that the GCD of any two conjugative even integers is 2. कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या हो गया, 2 के बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर कौन सा है, 4, 4 के बाद 6, 6, 6 के बाद 8. हर बार 2 ऐड करते जाना है ना. और इवन होता है मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है. इवन होता है मतलब 2 का मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू समथिंग. बराबर है कि नहीं. तो मान लो मैंने एक इंटीजर लिया 2n, तो वो ये तो इवन होना चाहिए, 2 का मल्टीपल. तो नेक्स्ट इवन इंटीजर 2n प्लस 2 है. समझ रहा है लॉजिक. If any even integer is 2n, next even integer is 2n plus 2. Suppose their GCD is D. If their GCD is D, means D divide both. Same logic again. D divides both means D divides their difference, 2n plus 2 minus 2n. So D divides 2. D divides 2 मतलब D is 2 और 1. क्योंकि 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 2, को 2 करता है, नहीं तो 1 डिवाइड करता है. दैट्स ऑल. सो इट इज प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस 2. अभी इन चारों में से ग्रेटेस्ट कौन है, पॉजिटिव 2, 2 है. तो डी इज 2. सो इफ यू टेक एनी कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स, their GCD is their GCD is 2. If you take any two conjugative integer, GCD is 1. Conjugative even integer, GCD is 2. Conjugative odd integers, then GCD is again 1. That is explained in sum number 7. ये समझना चाहिए, रेड कलर में जो है ना वो समझना चाहिए. उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2n ऊपर बताया ना, 2n इज एन इवन नंबर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन हो गया. तो उसके पहले वाला इवन इंटीजर होगा 2n माइनस 1. उसके पहले, उसके पीछे, preceding that, succeeding is 2n plus 1. Both will be odd surely because 2n is even. तो हमने कंसिडर किया सपोज 12, 12 इज एन इवन इंटीजर. तो 12 के पहला 11 है, बाद में 13 है, ऑड इंटीजर. वैसे ही सब तो हमने कंसिडर किया 16, 16 इज इवन इंटीजर. सो 15 एंड 17 ऑड इंटीजर. सो फॉर एनी 2n इवन इंटीजर, तो 2n minus 1 and 2n plus 1, उसमें दोनों को 2n minus 1 and 2n plus 1, ये दोनों ऑड इंटीजर हो गए सक्सेसिव. समझिए. फिर बाकी तो वही है, दोनों का जीसीडी डी माना, दोनों को डिवाइड करता है तो उनके डिफरेंस को डिवाइड करता है, मतलब 2 को डिवाइड करता है, मतलब 2 है या 1 है प्लस माइनस. लेकिन डी ग्रेटर देन 0 है तो -1 और -2 निकल गए, बच गए 1 और 2. बट 2 तो उनको डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑड है और 2 इवन है. तो बचा कौन, 1. सो जीसीडी इज 1. अभी 8वां क्वेश्चन देखो. Show that the following pairs of integers are relatively prime. For any n greater than 0, if you take 2n plus 1 and 9n plus 4, their GCD should be 1. वही रिपीट रिपीट है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता. तो ये पूरा सॉल्यूशन पढ़ो 1 का.
यहाँ से लेके यहाँ, if you take 2n plus 1 and 9n plus 4, their GCD should be 1 because we are going to prove that they are relatively prime. So consider the GCD D and try to prove that D is 1. कैसे किया है वो थोड़ा समझ लो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो डी डिवाइड्स 18n प्लस 9 कहाँ से आया? डी अगर 2n+1 को डिवाइड करता है ना, 2n+1 को, तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, तो मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9n प्लस 18n+9 होगा। समझ गए? तू बोलेगा हाँ सर, 9 से समझ गया। मल्टीप्लाई, 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो उसका रीजन इधर है। तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 हो जाएगा। हाँ, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया, उधर 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह 18 बनाया, 18n, फिर उनका डिफरेंस लिया तो 1 आया, तो इसका मतलब डी इज प्लस और माइनस, जीसीडी है तो 1 है। करेक्ट है? यस सर। तो ये सेकंड भी देखो वही सही है, वैसे करेंगे ना, डी डिवाइड्स 5n+2, डी डिवाइड 7n+3, फिर पहले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35+14 होगा, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35n+15 होगा, तो दोनों जगह 35n होगा, लेकिन यहाँ 14 और यहाँ 15 होगा, डिफरेंस लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो डी डिवाइड्स 1, सेम ही है। प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, सपोज देयर जीसीडी इज डी, so d divides 55n plus 2, d divides 29 22n plus 1, लेकिन उसके बाद अगर वो ऊपर के जैसा लॉजिक लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा। कैसा लॉजिक? इधर 55 से मल्टीप्लाई करो, इधर 22 से, ऐसा नहीं, इनमें 11 कॉमन फैक्टर है, तो 5 into 11 है और 5 into 2 है, नहीं, 5 into 11 है, 2 into 11 है, तो 11 को छोड़ दो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले को 2 से, खाली 11 नहीं, 22 नहीं, 2, तो 55 into 2 हो जाएगा 110 प्लस 4, और इसको 55 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 into 22 वो भी 110 होगा, और यहाँ 5 होगा, सो दिस इज 110n प्लस 4 एंड दिस इज 110n प्लस 5, फिर डिफरेंस लोगे तो 1 आ जाएगा, बाकी सब ठीक। खाली मुझे बताना है कि ऐसा ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे मत करो, ठीक है? यस सर। अभी 9th सम देखो, एक सम खत्म हो गए तो मैं लेक्चर भी खत्म करूंगा, डोंट वरी। देखो ये क्या लिखा है, if GCD of A and B is 1 means they are relatively prime and A divides BC, then it is compulsory for A to divide C. AB is 1, A divides BC, then A divides C. ये तो छोटे बच्चे जैसा एक्चुअली, लेकिन तुम लोग सोचो, ए बी सी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो कंपलसरी उसको सी को डिवाइड करना ही है ना। यस सर। नहीं समझ? हाँ, इतना इजी है वो, ए बी सी को डिवाइड कर रहा है और उसमें से बी और ए में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको सी में कॉमन फैक्टर होगा, मतलब ए डिवाइड सी, सीधी सी बात है। ओके, फिर भी हमने ये थियोरेटिकली कैसे प्रूव किया, देखो, गिवन दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, so there exists integer m and n such that linear combination of a and b, that is ma plus nb, is 1। फिर इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई किया, mac प्लस nbc इक्वल्स टू c, मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट एन स्मॉल सी। अभी क्या है कि गिवन थिंग इज a डिवाइड बी सी, a डिवाइड बी सी मीन्स a ये टर्म को डिवाइड करेगा एन बी सी, करेक्ट है ना, एंड a मस्ट डिवाइड mac क्योंकि उसमें a फैक्टर है, so m divides mac, a divides mac and a divides nbc, means a divides mac plus nbc, but mac plus nbc is c, so a divides c, खत्म। इसको नहीं समझाओ फिर से एक बार देखो। ए से दोनों में डिवाइड किए ना सर?
कहाँ पर? नाउ के बाद ए डिवाइड बी सी, सो ए डिवाइड ए एन बी सी। नहीं, दोनों का डिवाइड किया ऐसा नहीं, ए डिवाइड बी सी तो दिया ही है ना, गिवन है। और कोई भी इंटीजर दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करता है तो उसके मल्टीपल को भी इंटीजर मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, सॉरी। समझो, तुम देखो 2 डिवाइड्स 10, तो 2 डिवाइड 20 ऑल्सो, 2 डिवाइड 30 ऑल्सो। दूसरा ले लो, 4 डिवाइड्स 24, करेक्ट है ना, 4 डिवाइड 24, तो 4 डिवाइड्स यस। 48, 4 डिवाइड्स 72 ऑल्सो। तो किसी इंटीजर को ए डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर के मल्टीपल को भी डिवाइड करता है। तो ए डिवाइड बी सी है, मतलब ए डिवाइड बी सी इंटू एनी इंटीजर, बट हमने यहां से देख के एन ले लिया बस। और ये जो दूसरा है उसमें तो क्लियर ही है कि ये जो 3 फैक्टर है उसमें ए है, तो उसको तो ए डिवाइड करेगा ही, ये कैंसिल हो गया, एम इंटू सी रहेगा। समझ रहे? इफ यू डिवाइड एम ए सी बाय ए विल गेट कैंसल एंड आंसर विल बी एम इंटू सी, सो ए मस्ट डिवाइड ये एम ए सी। दोनों डिवाइड करेगा सर। हाँ, तो ए एम ए सी को डिवाइड करेगा, ए एन बी सी को डिवाइड करेगा, तो दोनों के सम को डिवाइड करेगा। इफ सर इट इज डिवाइड द सम ऑफ दिस टू, बट दैट सम इज वन, सॉरी, सम इज सी, एम ए बी प्लस एन बी सी इज सी, सो ए डिवाइड सी, फिनिश्ड। यस, समझ गए सर। अभी 10th देखो, GCD of A and C is D, A divide B and C divide B, both divide B, then AC divides BD। इंटरेस्टिंग है ये सॉल्यूशन, तुम पढ़ो। If D is the GCD of A and B, D must be written as AMA plus NB। ये हिंट है, ये तो बहुत बार हिंट हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज, इफ X डिवाइड Y then Y is KX, ये तो वेरी जनरल थिंग है, इसमें तो मालूम है हमको, लेकिन यहाँ हिंट इसलिए दिया ताकि ये दो चीजें है यूज करनी है आगे, इसलिए। तो पहले क्या कंसीडर किया, देखो A डिवाइड B, दैट इज गिवन, सो B मस्ट बी मल्टीपल ऑफ A, सो A इंटू सम इंटीजर से K1। सिमिलरली C डिवाइड्स B, so B is C into K2, B is A into K1, B is C into K2, then this is considered GCD of A and C is D, so there exists some scalars M and N such that MA plus NC must be D, D can be written as linear combination of the integers A and C। उसके बाद क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को, यानी दिस इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई किया। अभी तुम लोग बोलोगे B तुम लोगों को क्यों याद आया सर, तो मेरा इंटेंशन ये है, AC डिवाइड्स BD, so I multiplied this equation by B, so right hand side में BD आ गया। अभी अगर मैं प्रूव करता हूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो AC का मल्टीपल है, तो मेरा काम खत्म हो गया, BD इज मल्टीपल ऑफ AC, दैट मीन AC डिवाइड्स BD, दैट्स इट। अभी इसी इक्वेशन में क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग B फ्रॉम 1 and 2, B इज AK1, तो यहाँ AK1 डाला, इधर डालने का वो भी याद रखो क्योंकि हमको फाइनली कॉमन फैक्टर AC आना चाहिए, तो यहाँ A आना चाहिए, इसलिए यहाँ का जो B है वो AK1 डाला। यहाँ C आना चाहिए, इसलिए यहाँ का जो B है उसको CK2 डाला। तो दोनों में A एंड C कॉमन है, देखो दोनों टर्म में, तो AC अगर कॉमन लिया तो यहाँ MK2 एंड यहाँ NK1 आया, इक्वल टू BD। अभी MK2 एंड NK1 ये तो इंटीजर है, बिकॉज M and K1 K2 ऑल आर इंटीजर, तो उसको मगर K नाम देता हूँ, तो AC इंटू K इज BD हो गया, सो BD इज अ मल्टीपल ऑफ AC, and that means AC divides BD, that's it।